नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बने की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 5, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु, धनवान होने की तरफ चौथा कदम। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य है और दूसरा विशेष तरह का है। सामान्य ज्ञान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बड़ी मात्रा या किस्म में हो सकता है, धन का संचय करने में इसका बहुत कम इस्तेमाल है। सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने भी कुल व्यवहारिक रूप ज्ञात हैं, वे सब महान विश्वविद्यालयों के संकाय के पास हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास धन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। वे ज्ञान के शिक्षण के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ज्ञान धन को तब तक आकर्षित नहीं करेगा जब तक कि यह धन के संचय के निश्चित अंत तक कार्रवाई की व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से संगठित और समझदारी से निर्देशित नहीं होता है। इस तथ्य की समझ की कमी लाखों लोगों के भ्रम का स्रोत रही है, जो इस गलत धारणा को मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्ञान ही संभावित शक्ति है। ये शक्ति केवल तब बनत जब इसे निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और एक निश्चित अंत तक निर्देशित किया जाए। आज सभ्यता को ज्ञात शिक्षा की सभी प्रणालियों में इस लापता कहो कुछ शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को ये सिखाने में मिली विफलता में पाया जा सकता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे व्यवस्थित और प्रयोग कैसे करें। बहुत से लोग ये सोचने की गलती करते हैं, वे हेनरी फोर्ड को नहीं जानते, नहीं वे एजुकेट का वास्तविक अर्थ समझते हैं। ये शब्द लैटिन शब्द एडुको से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर लाना या भीतर से विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो हो जिसके पास बहुतायत में सामान्य या विशेष ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति वो है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह विकसित किया है कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वो जो कुछ भी चाहता है उसे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय प्रकाशित किए जिसमें अन्य बयानों के बीच में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञानी निराशावादी कहा गया। श्रीमान फोर्ड ने बयानों पर आपत्ति जताई और उनके बारे में अपमानजनक लेख लिखने के लिए अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जब न्यायालय में मुकदमा चला तो अखबार के वकीलों ने श्रीमान फोर्ड के अज्ञानी होने की बात की प्रामाणिकता जूरी को साबित करने के प्रयोजन से उन्हें गवाह के कटघरे में बुलवाया। वकीलों ने श्रीमान फोर्ड से बहुत विविधता वाले सवाल पूछे। सभी सवाल उनके अपने ही सबूत द्वारा ये साबित करने के इरादे से थे कि वे ऑटोमोबाइल के निर्माण से संबंधित काफी विशेष ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अज्ञानी थे। श्रीमान फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए थे: बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था और 1776 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? आखिरी सवाल के जवाब में श्रीमान फोर्ड ने कहा कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या तो पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यह संख्या उन सैनिकों की तुलना में काफी अधिक थी जो कभी वापस लौटे थे। अंत में श्रीमान फोर्ड पूछताछ की इस झड़ी से थक गए और एक विशेष रूप से आक्रामक सवाल के जवाब में वे झुके वकील की ओर उंगली से इशारा किया और कहा, यदि मैं वास्तव में इस बेवकूफ़ी वाल सवाल का जवाब या किसी भी अन्य सवाल का जो आप पूछ रहे हैं देना चाहूँ तो मैं आपको याद दिला दूं, सोचिए और अमीर बनिए। 68 मेरी मेज पर बिजली के पूरा बटनों की कतार है और सही बटन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता है जो मेरे उस व्यवसाय से संबंधित मेरी इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज़्यादातर प्रयास लगा रहा हूँ। अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि सवालों के जवाब देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे सामान्य ज्ञान से अपने दिमाग को क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे चारों ओर ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं? निश्चित रूप से उस उत्तर में अच्छा तर्क था। उस जवाब ने वकील को चित कर दिया। अदालत में हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह एक अज्ञानी नहीं बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। कोई भी शिक्षित आदमी जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे व्यवस्थित करना है। अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से हेनरी फोर्ड के आदेश पर उन्हें अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बनने में उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक उनकी जरूरत का सारा विशेष ज्ञान उनके पास था। यह जरूरी नहीं था कि यह ज्ञान उनके अपने दिमाग में हो। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसका इस प्रकृति की पुस्तक पढ़ने में काफी झुकाव और ज्ञान हो, संभवतः इस उदाहरण के महत्व को चूक सकता है।
इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विश्वस्त हो पाएं, आपको सेवा, व्यापार या पेशे के उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं। शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि यह सच है तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने कहा था कि वो व्यक्तिगत रूप से इस्पात कारोबार के तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसके अलावा उसने विशेष रूप से इसके बारे में कुछ जानने की परवाह भी नहीं की। उसने वो विशेष ज्ञान जिसकी उसे इस्पात के निर्माण और विपणन के लिए आवश्यकता थी, अपने मास्टरमाइंड समूह की अलग-अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की जरूरत नहीं है जो दौलत संचित करता है। पिछले पैराग्राफ से उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसी आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। कभी भी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि ये शिक्षित नहीं होते हैं। वो व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, वो उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो आप ये याद रखिए, थॉमस ए एडिसन अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, नहीं वे गरीबी में मरे थे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से कम ही स्कूल गए थे, लेकिन वे वित्तीय रूप से काफी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। विशेष ज्ञान सेवा की सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे आप पा सकते हैं। यदि आपको संदेह है तो किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन के रिकॉर्ड ज्ञान कैसे खरीदें, ये जानना कुछ देता है। सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वो उद्देश्य जानें जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के आपके प्रमुख उद्देश्य और वो लक्ष्य जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं आपको आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस सवाल के हल होने के बाद आपके अगले कदम की आवश्यकता होगी कि आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी हो। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है क व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा, ख अन्य लोगों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा मास्टरमाइंड सहयोग, ग कॉलेज और विश्वविद्यालय, घ सार्वजनिक पुस्तकालय, ई विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रात के स्कूलों और विशेष रूप से घर पर अध्ययन वाले स्कूलों के माध्यम से। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है तो इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए और व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवा उस ज्ञान के जिसे किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। यही एक कारण है कि कॉलेज की डिग्रियों का अत्यधिक मूल्य नहीं होता है। वे विविध ज्ञान के अलावा किसी और चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा लेने के बारे में सोचते हैं तो पहले वो उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश रहे हैं, फिर सीखें कि किन विश्वसनीय सूत्रों से इस विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सफल लोग सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य, व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। वे लोग जो सफल नहीं होने हैं आमतौर पर यह विश्वास करने की गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल खत्म करने के समय ही खत्म हो जाता है, परंतु सच्चाई ये है कि स्कूली शिक्षा ही आपको व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसे सीखने के रास्ते में डालती है। इस बदली हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई, शैक्षिकी जरूरतों में चौंकाने वाला परिवर्तन भी आया। विशेषज्ञता का जमाना है। इस सच्चाई पर कोलंबिया विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सचिव रॉबर्ट पी मर द्वारा जोर दिया गया। विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा मांग है। रोजगार कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती हैं जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जैसे लेखा और सांख्यिकी में प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल के स्नातक, सभी किस्मों के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, दवाई विक्रेता, वरिष्ठ वर्ग के नेता और सक्रिय व्यक्ति। वो व्यक्ति जो परिसर में सक्रिय रहा है, जिसका व्यक्तित्व इस तरह का है कि वो सभी प्रकार के लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है और जिसने पढ़ाई में अच्छा काम किया है, उसके पास पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त छात्र पर निश्चित बढ़त होती है। इनमें से कुछ ने अपनी चौतरफा योग्यता के कारण पदों के कई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं,
कुछ को तो 6 नौकरियों तक का प्रस्ताव मिले हैं। इस धारणा से हटते हुए कि ए वर्ग के एक छात्र सदा ही निर्विवाद रूप से बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है, श्रीमान सूर ने कहा कि ज्यादातर कंपनियां केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं देखती बल्कि गतिविधि रिकॉर्ड और छात्रों के व्यक्तित्व भी देखती हैं। अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक ने कॉलेज में भावी वरिष्ठों के विषय में श्रीमान मूर को लिखित में कहा, हम मुख्य रूप से प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। इस कारण से हम विशिष्ट शैक्षिकी पृष्ठभूमि की तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर कहीं अधिक जोर देते हैं। प्रशिक्षुता का प्रस्ताव। श्रीमान मूर गर्मी की छुट्टी के दौरान कार्यालयों, दुकानों और औद्योगिक व्यवसायों में छात्रों को प्रशिक्षुता ग्रहण कराने वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखते हुए ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज के पहले 2 या 3 साल के बाद हर छात्र को एक निश्चित भविष्य पाठ्यक्रम चुनने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि वो केवल मजे के लिए एक गैर विशिष्टता वाले शैक्षिकी पाठ्यक्रम में बिना उद्देश्य के घूम रहा है तो इसे छोड़ दे। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इस व्यवहारिक विचार का सामना करना होगा कि सभी पेशों और व्यवसायों में अब विशेषज्ञों की मांग है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए और अधिक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार करें। ज्यादातर बड़े शहरों में संचालित रात के स्कूल उन लोगों के लिए उपलब्ध ज्ञान के सबसे विश्वसनीय और व्यवहारिक स्रोतों में से एक है जिन्हें विशेष स्कूली शिक्षा की जरूरत है। पत्राचार स्कूल कहीं भी जहां अमेरिका की डाक जाती है उन सभी विषयों पर विशिष्ट शिक्षा देते हैं जिन्हें मेल विस्तार विधि द्वारा सिखाया जा सकता है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण का एक लाभ अध्ययन कार्यक्रम की लोचशीलता है जो खाली समय के दौरान अध्ययन करने की अनुमति देती है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण, यदि स्कूल सावधानी से चुना जाता है, का एक अन्य अद्भुत लाभ ये तथ्य है कि घर पर अध्ययन द्वारा पेश किए गए अधिकतर पाठ्यक्रम अपने साथ परामर्श के उदार विशेषाधिकार रखते हैं जो उन लोगों के लिए अमूल्य हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसे बिना प्रयास और लागत के प्राप्त किया जाता है आमतौर पर उसकी कद्र नहीं होती, अक्सर बदनाम होती है। शायद इसीलिए हमें सार्वजनिक स्कूलों में हमारे अद्भुत अवसर से इतना कम मिलता है। आत्मानुशासन जो हमें विशिष्ट अध्ययन के निश्चित कार्यक्रम से प्राप्त होता है कुछ हद तक उस बेकार गए अवसर की भरपाई करता है जब ज्ञान बिना लागत के उपलब्ध था। पत्राचार भुगतान स्कूल अत्यधिक व्यवस्थित व्यावसायिक संस्थान हैं। उनके ट्यूशन की फीस इतनी कम है कि वे शीघ्र भुगतान पर जोर देने के लिए मजबूर किए जाते हैं। के लिए पूछे जाने के प्रभाव के कारण चाहे छात्र अच्छे अंक लाएं या बुरे, वो पाठ्यक्रम को पूरा करता है जिसे अन्यथा वो छोड़ देता। पत्राचार स्कूलों ने इस बिंदु पर पर्याप्त जोर नहीं दिया है क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके संग्रह विभाग निर्णय, शीघ्रता, कार्रवाई और शुरू किए काम को खत्म करने की आदत पर बहुत अच्छे प्रकार के प्रशिक्षण का गठन करते हैं। मैंने ये 25 साल से अधिक पहले अनुभव से सीखा है। मैंने विज्ञास में एक घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम में नाम लिखवा लिया। 8 या 10 सबक पूरा करने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन स्कूल ने मुझे बिल भेजने बंद नहीं किए। इसके अलावा इसने भुगतान पर जोर दिया चाहे मैं अपनी पढ़ाई करूं या नहीं। मैंने निर्णय लिया कि यदि मुझे पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करना ही है तो, जो मैं कानूनी तौर पर करने के लिए बाध्य था, मुझे सबक पूरे करने चाहिए और अपने पैसे की कीमत वसूल करनी चाहिए। मैंने उस समय महसूस किया कि स्कूल की संग्रह प्रणाली कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से नियोजित है, लेकिन मुझे जीवन में बाद में पता चला कि यह मेरे प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने से मैं आगे बढ़ा और कोर्स पूरा किया। बाद में जिंदगी में विज्ञापन में बहुत अनिच्छा से लिए गए प्रशिक्षण के कारण मैंने खोजा कि उस स्कूल की कुशल संग्रह प्रणाली पैसा कमाने के लिए काफ़ी उपयोगी थी। इस देश में दुनिया में सबसे बड़ी कही जाने वाली पब्लिक स्कूल प्रणाली है। हमने भवनों में एक बड़ी रकम का निवेश किया है। हमने ग्रामीण जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था की है ताकि वे सबसे अच्छे स्कूलों में शामिल हो सके। लेकिन इस अद्भुत प्रणाली की एक चौंकाने वाली कमजोरी है, यह मुफ्त है। मनुष्य के बारे में अजीब बातों में से एक ये है कि वे उस चीज़ को मूल्यवान मानते हैं जिसकी कोई कीमत होती है। अमेरिका के मुफ्त स्कूल और मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि वे मुफ्त हैं। ये प्रमुख कारण है कि इतने सारे लोग स्कूल छोड़ने के बाद और काम पर जाने के बाद अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने को आवश्यक पाते हैं। ये भी प्रमुख कारणों में से एक है कि नियोक्ता घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम कर वाले कर्मचारियों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने अनुभव से सीखा है
कि कोई भी व्यक्ति जिसमें घर पर अध्ययन करने के लिए अपने खाली समय का एक हिस्सा देने की महत्वाकांक्षा है, उसके पास वे गुण हैं जो नेतृत्व के लिए तैयार करते हैं। यह मान्यता एक धर्मार्थ भाव नहीं है, यह नियोक्ताओं के हिस्से पर ठोस व्यापार निर्णय है। लोगों में एक कमजोरी है जिसके लिए कोई उपाय नहीं है। यह महत्वाकांक्षा की कमी की सार्वभौमिक कमजोरी है। व्यक्ति विशेष रूप से वेतनभोगी जो अपने खाली समय को घर के अध्ययन के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित करते हैं, वे शायद ही कभी ज्यादा लंबे समय तक नीचे रहते हैं। उनकी कार्रवाई ऊपर की ओर चढ़ने के लिए रास्ता खोल देती है, उनके रास्ते से कई बाधाओं को हटा देती है और उन लोगों की दोस्ताना रुचि प्राप्त करती है जिनके पास उन्हें अवसर के रास्तों पर डालने की शक्ति है। प्रशिक्षण की घर पर अध्ययन की विधि विशेष रूप से उन कार्यरत लोगों की जरूरतों के अनुकूल है जो स्कूल छोड़ने के बाद पाते हैं कि उन्हें अतिरिक्त विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन स्कूल में वापस जाने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। अवसाद के बाद से प्रचलित बदली आर्थिक स्थितियों ने हजारों लोगों के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वे अतिरिक्त या नए आय के स्रोत ढूंढें। इनमें से अधिकांश के लिए उनकी समस्या का हल केवल विशेष ज्ञान प्राप्त करके पाया जा सकता है। कई तो पूरी तरह से अपने व्यवसायों को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब एक व्यापारी पाता है कि एक माल की एक निश्चित लाइन नहीं बिक रही है, तो वो आमतौर पर मांग में होने वाली किसी अन्य मांग के साथ उसे बदल देता है। वो व्यक्ति जिसका व्यापार व्यक्तिगत सेवाओं को बेचना है, उसे एक कुशल व्यापारी जरूर होना चाहिए। यदि उसकी सेवाएं एक व्यवसाय में पर्याप्त रिटर्न नहीं देती हैं, तो उसे अन्य से बदलना होगा जहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। स्टुअर्ट ऑस्टन वेयर ने एक निर्माण इंजीनियर के रूप में खुद को तैयार किया और इसी क्षेत्र में तब तक आगे बढ़ा जब तक अवसाद ने उसके बाजार को सीमित नहीं कर दिया जहां से इसने उसे वो अपेक्षित आय नहीं दी। उसने खुद की सूची बनाई, कानून को अपने पेशे में बदलने का फैसला किया, वापस स्कूल गया और विशेष पाठ्यक्रम लिया जिसके द्वारा उसने खुद को एक निगम वकील के रूप में तैयार किया। इस तथ्य के बावजूद कि अवसाद खत्म नहीं हुआ था, उसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, बार परीक्षा उत्तीर्ण की है और जल्दी ही डलास, टेक्सास में एक आकर्षक कानून व्यवसाय खड़ा कर लिया। वास्तव में वो ग्राहकों को लौटा रहा है। बात को सीधी रखने के लिए और उन लोगों के बहानों का पूर्वानुमान लगा हुए जो कहेंगे मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार है या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उनके लिए मैं एक जानकारी जोड़ूंगा कि श्रीम वेयर 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए। इसके अलावा ध्यान से चुने हुए विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेजों में अति विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन करके श्रीमान वेयर ने 2 साल में वो काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानून के छात्रों को 4 साल की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान कैसे खरीदे ये जानना लाभदायक है। वो व्यक्ति जो अध्ययन केवल इसलिए बंद कर देता है क्योंकि वो स्कूल समाप्त कर चुका है, हमेशा निराशा के साथ सामान्य रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई भी व्यवसाय हो। ज्ञान की निरंतर खोज का तरीका ही सफलता का रास्ता है। हम एक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करते हैं। अवसाद के दौरान एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया। वही खाते का कुछ अनुभव होने से उसने लेखांकन में एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया, खुद को सभी नवीनतम बही खातों और कार्यालय उपकरणों से परिचित कराया और खुद के कारोबार में लग गया। उस पंसारी के साथ शुरू करते हुए जिसके लिए वो पहले काम किया करता था, उसने 100 से अधिक छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत ही मामूली मासिक शुल्क पर उनका हिसाब किताब रखने के लिए अनुबंध किया। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्द ही उसने एक हल्के वितरण ट्रक में एक पोर्टेबल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की, जिसे उसने आधुनिक बही खाता मशीनों से सुसज्जित किया। अब उसके पास पहियों पर इन बही खाता कार्यालय वाली गाड़ियों का एक समूह है। अतः इस प्रकार छोटे व्यवसायियों को बही खाता सेवाएं उपलब्ध कराना बहुत मामूली कीमत पर पैसे से खरीदी जा सकने वाली सर्वोत्तम चीज के बराबर है। विशिष्ट ज्ञान, साथ में कल्पना वे तत्व थे जिनसे यह अनूठा और सफल कारोबार चल पाया। पिछले साल उस व्यापार के मालिक ने उस व्यापारी से 10 गुना अधिक आयकर का भुगतान किया जिसके लिए वह तब काम किया करता था जब अवसाद ने उसे एक अस्थायी विपरीत परिस्थिति के लिए मजबूर किया, जो कि उस भेष में एक वरदान साबित हुई। इस सफल कारोबार की शुरुआत एक विचार था। यद्यपि मुझे इस विचार के साथ बेरोजगार विक्रेता की आपूर्ति करने का सौभाग्य मिला, अब मैं एक और विचार सुझाने के सौभाग्य की कल्पना करता हूं जिसके भीतर और भी अधिक आय की संभावना है। इसके अलावा उन हजारों लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने की संभावना है जिन्हें उस सेवा की सख्त जरूरत है। इस विचार का सुझाव उस विक्रेता द्वारा दिया गया था जिसने बेचना छोड़ दिया और थोक आधार पर हिसाब किताब रखने का कारोबार करने लगा।
जब योजना का सुझाव अपनी बेरोजगारी की समस्या के एक समाधान के रूप में दिया गया था, तो उसने तुरंत कहा, मुझे यह विचार पसंद है, लेकिन मैं नहीं जानता इसे नकदी में कैसे बदलते हैं। दूसरे शब्दों में, उसने शिकायत की। बही खाता ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता नहीं था इसे कैसे बेचा जाए। तो अब एक और समस्या खड़ी हो गई जिसे हल किया जाना था। हाथ अभिलेख में चतुर एक जवान महिला टाइपिस्ट और जो कहानी को एक साथ कर सकती थी, की सहायता से बही खाते की नई प्रणाली के फायदों का वर्णन करती एक बहुत ही आकर्षक किताब तैयार की गई। पृष्ठों को बड़े करीने से टाइप किया और एक साधारण स्क्रैपबुक में लगाया गया था, जिसे एक मूक विक्रेता के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसके साथ इस नए कारोबार की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि जल्द ही इसके मालिक के पास उसके संभालने की क्षमता की तुलना में अधिक खाते थे। देश भर में हजारों लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में इस्तेमाल के लिए एक आकर्षक और संक्षिप्त तैयार करने में सक्षम एक बिक्री उत्पाद विशेषज्ञ को सेवाओं की जरूरत है। एक ऐसी सेवा से कुल वार्षिक आय आसानी से सबसे बड़ी रोजगार एजेंसी द्वारा प्राप्त की गई आय से अधिक हो सकती है, और खरीदार के लिए सेवा के लाभ एक रोजगार एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले किसी भी अन्य लाभ से कहीं अधिक हो सकते हैं। यहाँ वर्णित आइडिया का जन्म आवश्यकता से हुआ था, जिससे एक आपात स्थिति को पाटा जाना था, लेकिन यह महज एक व्यक्ति की सेवा करके नहीं रुका। महिला जिसने यह विचार बनाया उसके पास एक गहरी कल्पना है। उसने अपने नए पैदा हुए मस्तिष्क बच्चे में एक नए पेशे का निर्माण देखा, एक पेशा जिसका व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में उन हजारों लोगों को मूल्यवान सेवा प्रदान करना निर्धारित है जिन्हें व्यावहारिक मार्गदर्शन की जरूरत है। मारा तात्कालिक सफलता से कार्रवाई करने की प्रेरणा मिली। यह जवान महिला उसकी पहली व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के लिए तैयार योजना कि हम अपने उस बेटे के लिए एक ऐसी ही समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जिसने अभी कॉलेज पूरा किया था, लेकिन अपनी सेवाओं के लिए एक बाजार ढूंढने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया था। उसने उसके द्वारा उपयोग के लिए जो योजना तैयार की, वह मेरे द्वारा देखी गई व्यक्तिगत सेवाओं को बिक्री का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। जब योजना पुस्तक को पूरा कर लिया गया था, इसमें सुंदरता से टाइप किए हुए लगभग 50 पृष्ठ शामिल थे। अपने बेटे की देशी क्षमता, स्कूली शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभवों और विवरण के लिए अधिक व्यापक विविध प्रकार की जानकारी की कहानी बताती सुनियोजित जानकारी थी। इस योजना पुस्तक में उसके बेटे के इच्छित पद का उस सटीक योजना के एक अद्भुत शब्द चित्र के साथ जिसे वो पद को भरने में प्रयोग करेगा का पूरा विवरण था। योजना पुस्तक की तैयारी के लिए कई सप्ताह के भ्रम की आवश्यकता थी, जिसके दौरान इसके निर्माता ने सबसे अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाओं को बेचने में आवश्यक डेटा जुटाने के लिए अपने बेटे को लगभग रोज सार्वजनिक पुस्तकालय भेजा। उसने उसे अपने भावी नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और उनसे उनके व्यापार के तरीकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की, जो अपेक्षित पद को भरने के इरादे से योजना के गठन में बहुत मूल्यवान थी। जब योजना पूरी कर ली गई थी, इसमें भावी नियोक्ता के उपयोग और लाभ के लिए आधी दर्जन से ज्यादा सुझाव निहित थे। प्रस्तुत सुझाव कंपनी द्वारा उपयोग में लाए गए थे। कोई व्यक्ति यह पूछने का इच्छुक हो सकता है, एक नौकरी सुरक्षित करने के लिए ये सब परेशानियां क्यों सेना? जवाब सीधे मुद्दे पर है। यह नाटकीय भी है, क्योंकि यह एक ऐसे विषय के साथ संबंधित है जो उन लाखों पुरुषों और महिलाओं के साथ एक त्रासदी के अनुपात की कल्पना करता है जिनकी आय का एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत सेवाएं हैं। जवाब है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करना कभी परेशानी नहीं देता है। अपने बेटे के लाभ के लिए इस महिला द्वारा तैयार योजना ने उसे पहले ही साक्षात्कार में खुद के द्वारा तय एक वेतन पर वह नौकरी पाने में मदद की जिसके लिए उसने आवेदन किया था। इसके अलावा ये और महत्वपूर्ण भी है, नवयुवक को नीचे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने एक कार्यकारी वेतन पर एक कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में शुरुआत की। ये सब परेशानी क्यों लेना, क्या आप पूछते हैं? वैसे पहली बात तो ये है कि एक पद के लिए इस नवयुवक के आवेदन की सुनियोजित प्रस्तुति ने कम से कम 10 साल काटकर निकाल दिए, जो उस ये जगह पाने के लिए लगते जहां से उसने शुरू किया, यदि उसने अपने तरीके से नीचे से काम शुरू किया होता। नीचे से शुरू करके और अपने तरीके से काम करने का यह विचार अच्छा प्रतीत हो सकता है, लेकिन ये करने में एक प्रमुख आपत्ति यह है कि ज्यादातर लोग जो नीचे से शुरू करते हैं, वे कभी भी अपने सिर को इतना ऊपर उठाकर नहीं रख पाते कि कोई अफसर उन्हें देख सके, इसलिए वे नीचे ही रहते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि नीचे से दृश्य बहुत उज्ज्वल या उत्साहजनक नहीं होता है। इसकी महत्वाकांक्षा को मारने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे एक दैनिक आदत में फंसना कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या की आदत बना लेते हैं, एक आदत जो अंत में इतनी ताकतवर बन जाती है कि हम इसे फेंकने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं।
यही कारण है कि हमें नीचे से 1 या 2 चरण ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने आसपास देखने कि अन्य लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, यह निरीक्षण करने की, मौका देखने की और इसे बिना किसी हिचकिचाहट गले लगाने की आदत बना लेते हैं। मेरा जो मतलब है, डैन हेल्पिन उसका एक शानदार उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वो प्रसिद्ध 1930 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप नॉट्रे डैम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब ये स्वर्गीय न्यूट रखने के निर्देशन में थी। शायद वो उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने और अस्थायी हार की विफलता समझने की गलती न करने के लिए महान फुटबॉल कोच से प्रेरित था, बिल्कुल जैसे महान औद्योगिक नेता महान एंड्रू कार्नेगी ने अपने युवा व्यापार सहयोगियों को अपने लिए उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। जो भी हो, युवा हाल्पिन ने एक शक्तिशाली प्रतिकूल समय में अपना कॉलेज समाप्त किया, जब अवसाद ने नौकरियों को दुर्लभ बना दिया था। इसलिए निवेश बैंकिंग और चलचित्रों में थोड़ी समय के संबंध के बाद उसने पहला उद्घाटन उस संभावित भविष्य के साथ किया, जो वो एक कमीशन के आधार पर बिजली चालित श्रवण यंत्र बेचकर खोज सकता था। कोई भी इस प्रकार की नौकरी शुरू कर सकता है और हाल्पिन ये जानता था, लेकिन उसके लिए अवसर का दरवाजा खोलने के लिए ये पर्याप्त था। लगभग 2 साल तक वो उस नौकरी में रहा जो उसे पसंद नहीं थी और वो कभी भी उस नौकरी से ऊपर नहीं उठता, यदि उसने अपने असंतोष के बारे में कुछ भी नहीं किया होता। पहले उसने अपनी कंपनी में सहायक बिक्री प्रबंधक की नौकरी का लक्ष्य रखा और नौकरी मिल गई। ऊपर की ओर उस एक कदम ने उसे भीड़ से काफी ऊपर पहुंचा दिया, जहां से वह और बढ़िया अवसर देख सकता था, और इसने उसे वहां रखा जहां से अवसर भी उसे देख सकता था। उसने श्रवण यंत्र बेचने का इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि डिक्टोग्राफ उत्पाद कंपनी के अध्यक्ष एम एंड्रूज भी, जो उस कंपनी के प्रतियोगी व्यवसायी थे जिसके लिए हाल्पिन काम करता था, उस आदमी डैन हाल्पिन के बारे में कुछ जानना चाहते थे, जो लंबे समय से स्थापित डिक्टोग्राफ कंपनी से बड़ी बिक्री छीन रहा था। उसने हाल्पिन की बुलवाया। जब साक्षात्कार समाप्त हो गया था, हाल्पिन नया बिक्री प्रबंधक था, अकोस्टिकॉन डिवीजन में प्रभारी। युवा हाल्पिन की हिम्मत परखने के लिए उसे अपनी नई नौकरी में डूबने या तैरने के लिए छोड़कर श्रीमान एंड्रूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए। वो डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना, सारी दुनिया विजेता को प्यार करती है और असफल व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं, ने उसे अपने काम को इतनी अच्छी तरह करने के लिए प्रेरित किया कि उसे हाल ही में कंपनी के उपाध्यक्ष और अकोस्टिकॉन और मोन रेडियो डिवीजन का महाप्रबंधक निर्वाचित किया गया था, एक नौकरी जिसे अधिकांश पुरुष 10 साल के वफादार प्रयास के बाद कमाकर गर्व करते। हाल्पिन ने 6 महीने से थोड़ा अधिक में ही पा लिया। ये कहना मुश्किल है कि श्रीमान एंड्रूज और श्रीमान हाल्पिन में से प्रशंसा के अधिक योग्य कौन है। इस कारण से दोनों ने अपने पास कल्पना के रूप में ज्ञात बहुत दुर्लभ गुणवत्ता के बहुतायत में होने के सबूत दिए। श्रीमान एंड्रूज को युवा हाल्पिन में सर्वोच्च क्रम का एक तेज तरक्की करने वाला आदमी देखने का श्रेय मिलना चाहिए। हाल्पिन को एक ऐसी नौकरी को स्वीकार करके और जारी रखकर जिसे वह पसंद नहीं करता था, जीवन के साथ समझौता करने से इनकार करने का श्रेय मिलना चाहिए, और यह उन प्रमुख बिंदुओं में से एक है जिन पर मैं इस पूरे दर्शन के माध्यम से जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उन परिस्थितियों के कारण उच्च पदों पर पहुंचते हैं या नीचे रहते हैं, जिन्हें हम चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। मैं एक और बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं, अर्थात सफलता और असफलता दोनों काफी हद तक आदत का परिणाम है। मुझे थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि डैन हाल्पिन के अमेरिका के आज तक के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी संबंध ने उसके मन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा की, वही किस्म रोपित की जिसने नॉट्रे डैम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। सच में, इस विचार में कुछ है कि नाक पूजा उपयोगी है, बशर्ते पूजा विजेता की हो। हाल्पिन मुझसे कहता है कि रोक ने पूरे इतिहास में पुरुषों की दुनिया के महानतम नेताओं में से एक था। व्यापार सहयोग विफलता और सफलता दोनों में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जब मेरा बेटा ब्लेयर एक पद के लिए डैन हाल्पिन के साथ बातचीत कर रहा था। श्रीमान हाल्पिन ने उसे शुरुआत में आधे वेतन की पेशकश की, जो उसे एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी से मिल सकती थी। मैंने उसको सहन करने के लिए माता पिता वाला दबाव डाला और श्रीमान हाल्पिन के साथ पद स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि उन लोगों के साथ निकट सहयोग जो उन परिस्थितियों के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं, एक संपत्ति है जिसे कभी भी पैसे से नहीं तौला जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए निचला स्तर एक नीरस, सुनसान, अलाभकारी जगह होता है। इसीलिए मैंने यह वर्णन करने के लिए समय दिया है कि किस प्रकार नीचे से शुरुआत करने को उचित योजना द्वारा धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसीलिए इस नए पेशे का एक ऐसी महिला द्वारा बनाए गए एक विवरण को इतनी जगह समर्पित की गई है, जो योजना बनाने का एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित थी,
क्योंकि वह अपने बेटे को एक अनुकूल शुरुआत देना चाहती थी।